दिल्ली में जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती के मौके पर हुए बवाल के बाद इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। वहीं अब सुरक्षा को देखते हुए यूपी में भी हाई अलर्ट जारी है। दिल्ली से सटे गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं यूपी के सभी जिलों में अभी पुलिस अलर्ट पर है। जानकारी के मुताबिक दिल्ली के जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती के मौके पर हुए बवाल के बाद यूपी सरकार इसे गंभीरता से ले रही है। प्रदेश के प्रमुख धार्मिक स्थलों पर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। दिल्ली की घटना के बाद से गोरखपुर में भी सिक्योरिटी को अलर्ट किया गया है। आपको बता दें कि कल यूपी में भी कई धार्मिक यात्राएं निकलने वाली हैं। गौतम बुद्ध नगर पुलिस विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक दिल्ली के जहांगीरपुरी में बवाल के बाद गौतम बुद्ध नगर जिले के सभी जोन के डीसीपी, सभी एडीसीपी के नेतृत्व में सभी एसीपी और थाना प्रभारी की ओर से पुलिस बल के साथ अपने अपने क्षेत्रों में लगातार भ्रमणशील पैदल मार्च करने के निर्देश हैं। इसके तहत मेट्रो स्टेशन, मॉल, मार्केट, सराफा बाजार और भीड़भाड़ वाले स्थानों पर, मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों में, जुलूस वाले मार्गों, हिस्ट्री शीटरों पर गहनता के साथ पेट्रोलिंग करते हुए दृष्टि बनाए रखने का भी निर्देश दिया गया है। तो दिल्ली में जो घटना हुई उसकी सुबुगाहट अब उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिल रही है। और चूंकि जो दिल्ली से सटे जिले हैं, गाजियाबाद की अगर हम बात करें, वहां पर भी पुलिस पार्टियां पेट्रोलिंग पर है। दिल्ली के जहांगीरपुरी में कल शाम को बवाल हुआ था, जिसके बाद अब यूपी पुलिस भी एक्शन मोड पर आ गई है और इस तरह के निर्देश भी हैं पुलिस अधिकारियों की तरफ से अपने अधीनस्थ पुलिस कर्मियों को कि आप पूरी व्यवस्था संभालें और जांच करें कि कहां पर कोई सुगबुगाहट तो नहीं। दिल्ली में घटना हुई है, शासन के द्वारा तथा पुलिस मुख्यालय के द्वारा सभी हमारे जो फील्ड के अधिकारी हैं उनको ये निर्देश दिए गए हैं कि लोग तत्काल अपने क्षेत्र में भ्रमणशील हो जाएं तथा आसूचना संकलन के कार्य में भी तेजी लाएं। इसके साथ ही साथ लोग पेट्रोलिंग करें और संवेदनशील जगहों पर आवश्यक पुलिस व्यवस्थापन करें और पीएसी का भी व्यवस्थापन करें। विशेषकर जो हमारे दिल्ली से सटे इलाके हैं, दिल्ली पुलिस के साथ हमारा लगातार रियल टाइम इंफॉर्मेशन शेयरिंग चल रहा है और हमारे अधिकारी उनसे संपर्क में हैं। गाजियाबाद पुलिस, बागपत की पुलिस तथा मेरठ जोन के वरिष्ठ अधिकारी लगातार भ्रमणशील हैं और इसके अतिरिक्त पूरे प्रदेश में सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ ये भी यहाँ कहना आवश्यक होगा कि किसी भी तरीके से यहाँ कोई डिस्टर्बेंस होने नहीं दिया जाएगा और उपद्रवी तत्वों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई के निर्देश शासन के द्वारा दिए गए। तो सख्त कार्रवाई के निर्देश शासन के द्वारा दिए गए। जान लेते हमारे सहयोगी अनूप कुमार सिंह से कि कितनी व्यवस्था है लखनऊ में। अनूप, राजधानी की अगर हम बात करें तो लगातार हम देख रहे हैं कि जिस तरह से पूरे देश में धार्मिक उन्माद को लेकर के माहौल गरमाया हुआ है। पहले मध्य प्रदेश के खरगोन में हिंसा हुई, कल दिल्ली में भी धार्मिक जुलूस पर पथराव किया गया, आगजनी हुई। ऐसे में यूपी पुलिस भी अलर्ट मोड पर है। अगर हम पूरे प्रदेश की बात करें, खासकर अगर हम जिले की बात करें, तो किस तरह की चाक चौबंद व्यवस्था पुलिस ने की है और क्या कुछ तैयारी है इसे लेकर की जो बाकी राज्यों में तमाम चीजें हो रही हैं उसकी छाप कभी भी उत्तर प्रदेश में देखने को ना मिले? देखिए अमित, उत्तर प्रदेश में लगातार सतर्कता बढ़ती जा रही थी। कल जो जहांगीरपुरी में नई दिल्ली में घटना हुई है उसके बाद उत्तर प्रदेश में अलर्ट जारी किया गया था। उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने सभी फील्ड के अफसरों को निर्देश दिया था कि फील्ड में ही रहें और अपना सूचना तंत्र है उसको भी मजबूत करें और ताकि जो छोटी छोटी सी घटनाएं हैं उनके पास पहुंचे और तुरंत उसका संज्ञान ले। लखनऊ की बात करें तो पुराने लखनऊ समेत चारबाग या फिर कैसरबाग बस अड्डे समेत अतिरिक्त फोर्स लगाई गई है, पीएससी को तैनात किया गया है और जहां पर संवेदनशील इलाके हैं, जहां पर आशंकाएं हैं कि जुलूस के दौरान कुछ गड़बड़ हो सकता है या फिर ऐसी लोग प्लानिंग बना रहे, वहां पर अतिरिक्त फोर्स लगाया गया है और खासकर वहां के जो फील्ड अफसर हैं या फिर थाना स्तर की जो पुलिस है वो पेट्रोलिंग कर रही है, लगातार सूचित भी कर रही है कि जो आसपास के इलाके हैं उनको भी कहीं नहीं सतर्क किया गया है। जो धार्मिक जो धर्मगुरु हैं उनसे भी लगातार जो अधिकारी हैं वो संपर्क में हैं कि किसी प्रकार से दिल्ली के जो घटना हुई उसका असर उत्तर प्रदेश में ना होने पावे। खासकर दिल्ली से जो सटे जो जिले हैं, चाहे गाजियाबाद की बात करें या फिर नोएडा बात करें या फिर मेरठ या तमाम और से जो जिले हैं उनको लेकर ज्यादा अलर्ट के रहने के लिए निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि दिल्ली से जो मामला जुड़े जिले हैं वहां पर ज्यादा आशंकाएं थी कि वहां पर अगर जुलूस के दौरान इस तरीके से कोई घटना होती तो कहीं न कहीं पुलिस पहले से ही सतर्क रहे कि जो दिल्ली की घटना है उसका असर उत्तर प्रदेश में
ना रहे। सरकार के द्वारा निर्देश के बाद एडीजी लॉ एंड ऑर्डर सख्त निर्देश सभी जिला कप्तानों को दिया था कि किसी भी अप्रिय घटना ना होने पावे। लगातार पेट्रोलिंग पर है, पुलिस जो है अपने क्षेत्र में रहे, फील्ड अफसर अपने क्षेत्र में रहे, लगातार छोटी छोटी सूचनाएं प्राप्त करें, किसी प्रकार की किसी को दिक्कत न हो और अराजक तत्वों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। अगर किसी प्रकार से ऐसी हरकत करते हैं, वो मिलते हैं या फिर सूचना मिलती है तो उन पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए थे। अमित जी अनूप, वहीं अगर हम हिस्ट्री शीटरों की बात करें तो अक्सर ऐसा देखा जाता है कि इनका एक इलाका होता है जो बहुत ज्यादा संवेदनशील होता है, तो एहतियात के तौर पर क्या गुंडे बदमाशों को राउंड अप भी पुलिस ने किया हुआ है? देखिए, कई जिलों से जो सूचनाएं आई हैं, जो जहां पर संवेदनशील इलाके थे, जहां आशंका थी पुलिस को कि इस क्रिमिनल व्यक्ति से कुछ मामला बढ़ सकता है या फिर ये अराजक तत्व है या उसका पुराना रिकॉर्ड क्या है, किन घटनाओं में वो शामिल रहा है, किन बलवाओं में उसकी अहम भूमिका रही है, ऐसे लोगों को चिन्हित किया गया था और रात में ही उनके पास पुलिस जाकर के उनको कहीं न कहीं अपनी कस्टडी में लिया था या फिर उन पर निगरानी बनाई थी कि ये जो शख्स है ये कुछ बात फैला सकता है, इसके अराजक तत्व इसके साथ में बहुत हैं। तो इस तरीके से पुलिस ने चिन्हित किया था कल रात में ही दिल्ली घटना के बाद कि उत्तर प्रदेश में ऐसी घटनाएं ना हो या फिर ऐसे घटना हो रही भी है तो उस पर रोक लग सके। क्या कुछ उत्तर प्रदेश में चल रहा है, किस इलाके में संवेदनशील ज्यादा है, ऐसे में पुलिस ने तुरंत उसको चिन्हित कर वहां पर तुरंत भारी फोर्स के साथ वहां पर तैनाती की गई थी। अब हालांकि उत्तर प्रदेश में माहौल शांत है, ऐसी कोई घटना नहीं है, पुलिस हालांकि सतर्क है। कितना ये पुलिस सतर्क रहेगी या फिर उन्माद फैलाने वाले लोग कब तक केस चिन्हित करेगी, ये फिलहाल आने वाला वक्त ही तय करेगा। लेकिन दिल्ली के बाद चाहे दिल्ली की बात करें या फिर और प्रदेशों की जो घटनाएं हो रही हैं, खासकर धार्मिक उन्माद को लेकर के, चाहे थोड़ा सा जिक्र करेंगे, चाहे वो नमाज या फिर हनुमान चालीसा को लेकर जिस तरीके से आजकल प्रदेशों से घटनाएं आ रही हैं, उत्तर प्रदेश में ऐसी घटनाओं को रोक लगाने के लिए पहले से ही प्लानिंग उत्तर प्रदेश की पुलिस ने किया है। फिलहाल अब सतर्कता बनाए रखने के लिए पुलिस कितना चाक चौबंद व्यवस्थाएं रखती है, अधिकारी कितने सतर्क रहते हैं, फिलहाल आने वाला वक्त तय करेगा। अमित बिल्कुल, तो फिलहाल देखना होगा कि पुलिस की जो तमाम चाक चौबंद व्यवस्था है उसके मद्देनजर कितनी एहतियात यहां पर और बरती जाती है। फिलहाल ये अच्छी बात है कि पुलिस ने वक्त रहते ही मोर्चा संभाल लिया है। अनूप, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। बढ़ते आगे, गोरखपुर दौरे पर आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार के दौरान फरियादियों से मुलाकात करते हुए उनकी फरियाद सुनी। उन्होंने अपराध और जमीनी विवाद संबंधी शिकायतों को लेकर आए फरियादियों को आश्वस्त किया और अधिकारियों को निर्देशित किया कि जल्द से जल्द समस्याओं का समाधान किया जाए। आपको बता दें कि इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ चल रहे अधिकारियों को प्रार्थना पत्र की प्रतियां उनके अधिकार क्षेत्र के साथ सौंपते रहे और कार्रवाई के लिए जरूरी दिशा निर्देश भी देते रहे। जनता दर्शन में राजस्व और पुलिस संबंधी काफी शिकायतें आई थी। मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि जमीन की पैमाइश और राजस्व संबंधी मामलों का तहसीलों में निस्तारण तेज किया जाए। उन्होंने थानों और तहसीलों में समस्याओं के गुणवत्तापूर्ण समाधान के प्रति अधिकारियों को भी निर्देशित किया है। तो पहले अक्सर ऐसा देखा जाता था कि फरियादी लंबे समय तक आते थे, जूझते रहते थे और कभी उनके अधिकारियों से मुलाकात भी नहीं हो पाती थी। ऐसे में तमाम जो प्रशासन के संबंधित काम होते थे वो अटक जाते थे और फरियादियों को बार बार आना पड़ता था। दूर दराज के क्षेत्र से लोग आते थे, वो परेशान होते रहते थे। लेकिन अब राहत की बात यह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से दूसरी बार कमान संभाली है और जिस तरह से अपनी कार्यकुशलता, कार्यशैली के लिए वो जाने भी जाते हैं कि न सिर्फ सीएम हाउस में, मुख्यमंत्री कार्यालय में, बल्कि जमीनी स्तर पर जाकर वो काम करते हैं, लोगों से मुलाकात करते हैं। और ये तस्वीर इस बात की बानगी भी है कि किस तरह से फरियादियों की फरियाद सुनने के लिए मुख्यमंत्री खुद जमीन पर उतरते हैं। उनके हाथ से आप तस्वीरें भी देख पा रहे हैं कि पत्र लेते हैं और अधिकारियों को निर्देशित भी करते हैं। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, गोरखपुर से बड़ी खबर है। सीएम योगी के गोरखपुर दौरे का आज दूसरा दिन है और कुछ देर में विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कानून व्यवस्था की भी समीक्षा बैठक करेंगे। सीएम आज दोपहर लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। तो बड़ी खबर गोरखपुर से आपको बता दें, कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करने जा रहे हैं। सीएम आज दोपहर ही लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। तो आज जो फर्स्ट हाफ का दिन है वो काफी बिजी होने वाला है मुख्यमंत्री का गोरखपुर में। और सीधा रुख करेंगे हमारे सहयोगी गोरखपुर का सुभाष गुप्ता हमारे साथ जुड़े हैं। सुभाष, निश्चित तौर पर गोरखपुर अपना एक अहम महत्व रखता है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए, क्योंकि इसी जगह से जनता ने उन्हें जनादेश दिया है। आज जब गोरखपुर दौरे का दूसरा दिन है तो कानून व्यवस्था की समीक्षा तो होगी ही, लेकिन आज दूसरा दिन और किन मायनों में खास होने जा रहा है गोरखपुर में?
जी बिल्कुल अमित, कमिश्नरेट में मौजूद हूँ और कमिश्नरी में इस समय योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं और यहाँ पे समीक्षा बैठक कर रहे हैं। तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा कि ये कमिश्नरी है और कमिश्नरी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आ गए हैं और यहाँ पे जो है कमिश्नरेट के सभागार में यहाँ पे बैठक कर रहे हैं, जिसमें जिले के जो है तमाम जनप्रतिनिधि, सांसद, विधायक और साथ में जो है सारे मंडल के अधिकारी यहाँ पे मौजूद हैं और यहाँ पे समीक्षा बैठक चल रही है, विकास कार्यों की समीक्षा बैठक चल रही है। आपको बता दें कि कई विकास कार्य यहाँ पे हैं जो निर्माणाधीन है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री हमेशा जो है चिंतित हैं और उसको लेकर सीरियसली टेकअप करते हैं। और आपको बता दें कि लखनऊ रिवर फ्रंट की तरह जो है गोरखपुर में गोलढैया नाले का जो है वहाँ पे निर्माण हो रहा है और आयुष जो प्रदेश का पहला आयुष विश्वविद्यालय है वो भी यहाँ पे उसका भी निर्माण हो रहा है और साथ में अटल सैगनवा में अटल आवासीय विद्यालय है उसका भी निर्माण हो रहा है। ऐसे तमाम योजनाएं हैं जिसको लेकर यहाँ पे जनप्रतिनिधि के साथ, अधिकारियों के साथ यहाँ पे बैठक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कमिश्नरी कार्यालय में कर रहे हैं और अब बता दें कि अभी लगभग 1 घंटे तक जो है यह बैठक चलने की संभावना है। जी बिल्कुल, तो बैठक चलने की संभावना तो बनी हुई है। सुभाष, वहीं अगर हम गोरखपुर की बात करें तो यहाँ पर ऐसे कौन से विकास कार्य हैं जो प्रस्तावित हैं जिसकी आज मुख्यमंत्री समीक्षा करेंगे? साथ ही साथ ये भी बताएं कि वर्तमान में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर वहां पर क्या स्थिति है, क्योंकि जिस तरह से पूरे यूपी में अलर्ट जारी किया गया है दिल्ली की घटना के बाद, तो क्या इसकी जो छवि है वो गोरखपुर में भी देखने को मिल रही है? देखिए, हम बता दें आपको, यहाँ पे पूरी तरीके से एडीजी को पूरी तरीके से लाइन ऑर्डर मेंटेन करने के लिए जो है पूरी तरीके से सीएम की तरफ से आदेश आ चुका है और पूरी तरीके से यहाँ पे गोरखपुर में अलर्ट है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही गोरखनाथ मंदिर में इस तरीके की जो है हमला हुआ था, जिसको लेकर जिला प्रशासन पहले से ही अलर्ट मोड पे है। आपको बता दें कि कल की जो घटना है, दिल्ली की घटना है, उसको लेकर यहाँ पे पूरी तरीके से जो है यहाँ पे अधिकारी पूरी तरीके से अलर्ट मोड पे हैं और सीरियस हैं कि कहीं कोई घटना होने न पाए। तो सीएम के साथ साथ यहाँ पे अधिकारी भी पूरी तरीके से मॉनिटरिंग कर रहे हैं और कहीं भी कोई घटना हो उसको लेकर जो है पूरी तरीके से अलर्ट मोड पे हैं। जी, बहुत शुक्रिया सुभाष आपका तमाम जानकारी के लिए, तमाम तस्वीरें पहुंचाने के लिए। बढ़ते आगे, बरेली में थाना सीबीगंज पुलिस ने एक बार फिर से हाथरस कांड की यादें ताजा कर दी हैं, जहां पुलिस की मौजूदगी में रात में ही दलित युवती के शव का अंतिम संस्कार करा दिया गया था और इस दौरान पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया था। वहीं इसके पहले नाराज परिजनों ने थाने के सामने शव रखकर प्रदर्शन किया। एसएसपी रोहित सिंह सजवाण ने बताया कि 19 साल की एक दलित युवती का एक लड़के से प्रेम प्रसंग चल रहा था। इस दौरान युवती गर्भवती हुई, जिसके बाद युवक उसे निजी अस्पताल लेकर गया, जहां गर्भपात के दौरान अधिक ब्लीडिंग होने से युवती की हालत बिगड़ गई, जिसके बाद उसे दूसरे अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया, जिसके बाद परिजन शव लेकर सीबीगंज थाने पहुंच गए और थाने के बाहर हंगामा करने लगे, जिसके बाद पुलिस ने रातों रात ही युवती का अंतिम संस्कार करवा दिया। इस दौरान कई थानों की पुलिस मौजूद रही। एसएसपी का कहना है कि इसमें कुछ लोग कह रहे हैं कि दुष्कर्म के बाद युवती की हत्या की गई है, जो कि बिल्कुल गलत है। युवती की मौत गर्भपात कराने से हुई है। इस मामले में आईपीसी की धारा 302 के तहत एफआईआर दर्ज कर ली गई है और सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है। थाना सीबीगंज के अंतर्गत एक 19 वर्षीय युवती की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई थी, जिसमें युवती का पोस्टमार्टम पुलिस के द्वारा कराया गया और इसमें घर वालों के द्वारा एक तहरीर भी इसमें दी गई थी, जिसमें पुलिस के द्वारा धारा 302 आईपीसी के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। और अभी तक की जो छानबीन है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है और अन्य जो परिस्थितिजनक साक्ष्य हैं, उससे ये चीजें निकल के आ रही हैं कि युवती एक लड़के के साथ उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था और वो प्रेग्नेंट हो गई थी और इसमें जो युवक है उसके द्वारा गर्भपात कराने के उद्देश्य से जो युवती है उसको एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिसमें की सीसीटीवी फुटेजेस अस्पताल में जाने की सुबह मौजूद है और उसके बाद गर्भपात के दौरान कुछ कॉम्प्लिकेशंस होने से अत्यधिक रक्तस्राव हुआ और उसके बाद युवती की जो हालत बिगड़ने लगी तो युवती को फिर दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया गया, जहां उसकी जो है दुखद मृत्यु हो गई। और इस बीच लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने संगठन में बदलाव किया है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने संगठन में बदलाव किया है और जोनल कोऑर्डिनेटर पद की व्यवस्था ही खत्म कर दी है। काशीराम की 10 साल पुरानी
मंडल प्रभारी व्यवस्था फिर से शुरू होगी। बीएसपी सुप्रीमो ने हर मंडल पर 3-3 प्रभारी बनाए हैं और 3 मंडल पर एक जोनल कोऑर्डिनेटर तैनात किया गया है। चुनावी हार के बाद संगठन को दुरुस्त करने में मायावती जुटी हुई हैं। तो लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, 3 मंडल पर एक जोनल कोऑर्डिनेटर तैनात किया गया था और अब 3-3 प्रभारी बनाए गए हैं। चुनावी हार के बाद संगठन को दुरुस्त करने में मायावती जुटी हैं। बढ़ते हैं आगे और बात करेंगे अलीगढ़ की, जहां शहर कोतवाली क्षेत्र मदार गेट पुलिस चौकी इलाके में मामूली कहासुनी को लेकर समुदाय विशेष के लोगों पर कुछ लोगों ने ईंट पत्थर से हमला कर दिया, जिसमें कई लोग घायल हो गए। वहीं घटना के बाद मामला गर्माता देख पथराव करने वाले मौके से फरार हो गए। 2 समुदाय में झगड़े और पथराव की सूचना के बाद मौके पर पहुंची भारी मात्रा में पुलिस बल ने मामले को संज्ञान में लिया और संवेदनशीलता के चलते इलाके में फोर्स तैनात कर दी गई है। नशे में आने के बाद यहाँ आप शब्द बोलने लगे, आप शब्द बोलने के बाद वहाँ तलाक करके निकल गए। मन यहाँ धमकी देते हुए गए कि इकट्ठे रोजे रमजान तरावी सब अभी कंप्लीट करा देंगे, अभी आले 10 मिनट में। हमने कहीं शांति का जो माहौल है वो न बिगड़े। हम चौकी तक गए, फिर 15-20 लड़के फिर दोबारा आए और उसके बाद ये पथराव करके गए। छोटे छोटे बच्चे भी थे, महिलाएं भी थी और उन्होंने कुछ नहीं देखा। फिर हम वहाँ से लौट के जब आ रहे, जब हमने देखा तो हम वहाँ से आए, इतनी देर में वो भाग गए। फिर उसके बाद पुलिस प्रशासन पूरा आ ही गया यहाँ पर। चोट आई है, एक भाई है हमारे, उनके चोट आई है, निसार भाई नाम है उनका, वो अभी मेडिकल कराने गए पुलिस के साथ। सूचना प्राप्त हुई, पुलिस मौके पर पहुंची है, जांच की जा रही है। तहरीर प्राप्त होने पर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड भाजपा में बदलाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है। उत्तराखंड भाजपा में बदलाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है। दिल्ली में मौजूद है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। मदन कौशिक के बदले जाने की चर्चा तेज हो चुकी है। सुगबुगाहट के बीच देहरादून में भी बैठकों का दौर जारी है। तो एक बड़ी सुगबुगाहट हो रही है देहरादून में। आपको बता दें, बैठकों का दौर लगातार जारी है और जिस तरह से भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बने हुए थे मदन कौशिक, अब बताया जा रहा है कि उनके बदलाव की चर्चा तेज है। उत्तराखंड भाजपा में बदलाव का दौर अब देखने को मिल सकता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली में हैं और अनुमान यही है कि कोई बड़ा फैसला जल्द ही आ सकता है, कोई बड़ी घोषणा जल्द ही की जा सकती है। मदन कौशिक के बदले जाने की चर्चा तेज हो चुकी है। वहीं देहरादून की अगर हम बात करें तो वहां पर भी बैठकों का दौर लगातार बना हुआ है, बैठकें लगातार जारी हैं। इन तमाम सुगबुगाहट के बीच सुगबुगाहट का दौर जारी है। और सीधा हम रुक करेंगे देहरादून का। हमारे सहयोगी नवीन शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नवीन, पहले से ही अनुमान था कि चुनाव के बाद कोई बड़ा फैसला पार्टी ले सकती है। अब जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद दिल्ली में मौजूद हैं, वहीं देहरादून में बैठकों का दौर जारी है, तो ये तमाम जो घटनाक्रम है वो किस बात की ओर संकेत दे रहे हैं? क्या जल्द ही मदन कौशिक को लेकर कोई बड़ा फैसला हो सकता है पार्टी की ओर से? जी, निश्चित तौर पर जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली में मौजूद हैं, कहीं ना कहीं एक बड़ी जो बात होगी कि अब जो प्रदेश अध्यक्ष की बात चल रही है, लगातार सुगबुगाहट तेज हो गई थी कि प्रदेश अध्यक्ष को बदलना है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली पहुंचे हुए हैं। तमाम सारी अगर सीटों की बात की जाए तो लगातार सीटों पर बगावती सुर भी बुलंद हुए थे, तो कहीं ना कहीं उसकी रिपोर्ट भी मुख्यमंत्री के पास में है और वह रिपोर्ट लेकर राजधानी दिल्ली पहुंचे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं बड़ी बात जरूर होगी। इसके साथ ही अगर प्रदेश अध्यक्ष की बात की जाए तो लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि नए प्रदेश अध्यक्ष के रूप में कोई और चेहरा जो है वह बीजेपी संगठन लाने वाला है। तो कहीं ना कहीं यह भी बात हो सकती है कि जो प्रदेश अध्यक्ष का चेहरा है उसको बदला जा सकता है। इसके साथ ही कई केंद्रीय नेताओं से भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मुलाकात होने वाली है और 3 मई से चारधाम यात्रा शुरू हो रही है। इसको लेकर भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली गए हैं। बड़े नेताओं को उत्तराखंड आगमन के लिए इनवाइट करने के लिए गए हैं, यह भी बात बताई जा रही है। इसके साथ ही तमाम सारी जो अलग अलग कयासें जरूर लगाई जा रही है, चाहे प्रदेश अध्यक्ष को लेकर हो या चारधाम यात्रा को लेकर हो या फिर ऑल वेदर रोड की बात की जाए या फिर जो उत्तराखंड के विकास की बात की जाए, इन सब मुद्दों पर चर्चाएं केंद्रीय नेताओं से हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह होगी कि संगठन द्वारा जो रिपोर्ट कार्ड तैयार किया गया था, जो भी बगावती सुर बुलंद हुए थे, उसकी रिपोर्ट भी लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली गए हैं। इसके साथ ही प्रदेश अध्यक्ष के चेहरे को लेकर भी अब लगातार मंथन का दौर जारी है कि कौन नया प्रदेश अध्यक्ष बनेगा। आज यह भी कयास लगाई जा रही थी कि नए प्रदेश अध्यक्ष के रूप में कोई और चेहरा बीजेपी संगठन मौजूद कर सकती है कि कोई भी नया चेहरा। लेकिन एक बड़ा सवाल यह भी है कि हरिद्वार, जो कि अपने आप में उत्तराखंड में बहुत अहम स्थान रखता है, कहा जा रहा है कि हरिद्वार का कैबिनेट में किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं है। ऐसे में अगर मदन कौशिक भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के पद से मुक्त होते हैं तो क्या संगठन उन्हें कोई और बड़ी जिम्मेदारी दे सकता है आगे चल के?
जी, निश्चित तौर पर अभी ये कहना सही नहीं होगा, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि प्रदेश अध्यक्ष के चेहरे को लेकर जो लगातार कयास लगाई जा रही थी कि चेहरे कौन हो सकते हैं। हालांकि मदन कौशिक का कद जो है वह लगातार बीजेपी में काफी बड़ा है, तो कहीं ना कहीं उन्हें दूसरी जगह पर जरूर शिफ्ट किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह होगी कि प्रदेश अध्यक्ष के चेहरे को लेकर जो लगातार जनता के बीच में सवाल उठ रहे हैं और संगठन के रूप में सवाल उठ रहे हैं, उस सवाल का जवाब जल्द ही मिलने वाला है। कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात यह होगी कि जो प्रदेश अध्यक्ष का चेहरा कौन होगा, या तो बैठकों के बाद ही पता चलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं संगठन पूरी तरीके से अब तोड़ जोड़ में लगा हुआ है कि किस चेहरे को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए, जिससे कि गढ़वाल और कुमाऊं की राजनीति को साधने का प्रयास किया जाए। बिल्कुल नवीन, आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट हम लेंगे। और इस बीच हम आगे बढ़ते हैं और दर्शकों को बता दें, नवनियुक्त कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा आगामी 17 अप्रैल यानी कि आज राजीव भवन में पदभार ग्रहण करेंगे और उनके पदभार ग्रहण कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए पार्टी ने तैयारियां भी पूरी कर ली हैं। इसी कड़ी में सभी जिला और शहर मुख्यालयों में स्वागत समारोह की तैयारियों को लेकर बैठक की गई और कांग्रेस पार्टी के निवर्तमान महामंत्री संगठन विजय सारस्वत ने बताया कि नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा की पदभार ग्रहण कार्यक्रम में भव्य स्वागत का आयोजन किया जाएगा, जिसके लिए सभी जिला और शहर कांग्रेस कमेटी को बैठक आयोजित करने के निर्देश हैं। वहीं कांग्रेस जनों ने नए प्रदेश अध्यक्ष के भव्य स्वागत की तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में महानगर देहरादून के समस्त पदाधिकारियों ने एक बैठक की, जिसमें स्वागत समारोह को लेकर चर्चा की गई। और सीधा हम रुख करेंगे देहरादून का, सहयोगी नवीन शुक्ला बने हैं जुड़े हुए। नवीन, निश्चित तौर पर आज कांग्रेस के लिए काफी अहम दिन है, क्योंकि नए प्रदेश अध्यक्ष की ताजपोशी आज होने जा रही है। करण महारा का जहां तक नाम है, किस तरह का इनका पूरा बैकग्राउंड रहा है और क्या इस नई ताजपोशी के बाद कांग्रेस संगठन में किसी तरह का बदलाव भी देखने को मिलेगा? जी, निश्चित तौर पर ताजपोशी को लेकर लगातार तैयारियों का दौर जारी है, लगातार बैठकें हो रही हैं। करण मेहरा 11 बजे के करीब में जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचेंगे। इसके साथ ही जो कार्यकर्ताओं को अहम जिम्मेदारी दी गई है कि जो राजधानी देहरादून के रास्ते हैं वहां पर जो स्वागत समारोह होगा, अलग अलग स्थानों पर स्वागत समारोह रखा गया है। प्रदेश कार्यालय को भी स्वागत के लिए तैयार किया गया है, कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी गई है। करण मेहरा 11 बजे के करीब में जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचेंगे। इसके साथ ही जो कार्यकर्ता है वह अब जो सड़क मार्ग से कार्यकर्ताओं के साथ वह राजधानी देहरादून पहुंचेंगे। अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। प्रदेश कार्यालय की बात की जाए तो प्रदेश कार्यालय में भी कार्यकर्ता मौजूद हैं। इसके साथ ही तमाम सारे जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं वह भी, उनको भी इनविटेशन दिया गया है। साथ में जो हरीश रावत की बात की जाए, हरीश रावत हैं, देवेंद्र यादव हैं, ऐसे तमाम सारे नेता हैं जो कांग्रेस मुख्यालय में मौजूद रहेंगे। तो कहीं ना कहीं ताजपोशी की तैयारी जोरों शोरों पर लगी हुई है, लगातार बैठकें की जा रही हैं और कांग्रेस मुख्यालय में अब जब कार्यकर्ताओं का आना शुरू हो गया, इसके साथ ही जो कांग्रेस के विधायक हैं उन्हें भी इन्विटेशन दिया गया है कि कांग्रेस के विधायक भी यहाँ पर पहुंचे और तमाम सारे जो बड़े नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, वो अभी पहुंचने की संभावना जताई जा रही है कि ताजपोशी में सभी वरिष्ठ नेता पहुंचेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया नवीन आपके इस तमाम जानकारी के लिए। आगे भी आपसे इस खबर पर हम अपडेट्स लेते रहेंगे और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। खबरों का सफर लगातार जारी है जनता टीवी पर। नमस्कार।